हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल यूपी एग्ज़ाम क्विज़र में। दोस्तों, आज के वीडियो में हम 22 जुलाई से संबंधित उत्तर प्रदेश के सभी एग्ज़ाम्स के लिए मोस्ट इम्पॉर्टेंट करंट अफेयर के क्वेश्चंस को डिस्कस करेंगे और हर एक क्वेश्चन से रिलेटेड आपको फैक्ट भी बताएंगे। और वीडियो के अंत में हम आपसे ये क्वेश्चन भी पूछेंगे जिसका जवाब आपको कमेंट बॉक्स में देना है। और अगर आपको इसकी PDF डाउनलोड करनी है तो इसकी PDF आप हमारे टेलीग्राम ग्रुप से डाउनलोड कर सकते हैं। टेलीग्राम ग्रुप की लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी, तो वहां से आप टेलीग्राम को ज्वाइन कीजिए और फिर सारी PDF डाउनलोड कीजिए। तो चलिए शुरू करते हैं। दोस्तों, यूपी लेखपाल के लिए अगर आपको ग्रामीण प्रवेश की ई-बुक डाउनलोड करनी है तो इसकी लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी, वहाँ से आप इसकी ई-बुक डाउनलोड कर सकते हैं। आज का सेशन शुरू करने से पहले हम कल के क्वेश्चन का रिविजन करेंगे। तो कल का पहला क्वेश्चन है, हाल ही में रतिराम ने USIC में स्वर्ण पदक जीता, वे रेलवे के किस मंडल में कार्यरत हैं? तो लखनऊ मंडल में। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में किसने उत्तर प्रदेश सतत विकास रिपोर्ट का लोकार्पण किया? तो राज्यपाल आनंदीबेन पटेल ने। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट होगा। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में उत्तर प्रदेश सरकार ने कितनी नई नगर पंचायतों के गठन को मंजूरी दे दी? तो नई 18 नगर पंचायतों को। दोस्तों, उत्तर प्रदेश करंट अफेयर की लास्ट 1 ईयर की यानी साल 2021 की अगर आपको करंट अफेयर की PDF ई-बुक डाउनलोड करनी है तो इसकी लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी, वहां से आप इस ई-बुक को डाउनलोड कर सकते हैं। इसके साथ ही अगर आपको उत्तर प्रदेश करंट अफेयर की लास्ट 6 मंथ की, जिसमें कि हमने जनवरी 2022 से लेकर के जून 2022 तक के उत्तर प्रदेश करंट अफेयर के जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हैं उसको यहाँ पर कवर किया है, तो अगर आपको इनमें से PDF को डाउनलोड करना है तो इसकी लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी, वहाँ से आप जो है इसे डाउनलोड कर सकते हैं। और दोस्तों, अगर इसे डाउनलोड करने में कोई प्रॉब्लम होती है तो साइट पर आपको WhatsApp नंबर और ईमेल मिल जाएगा जिस पर आप कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। अगला क्वेश्चन है, एक्सपैट इनसाइडर रैंकिंग 2022 में भारत किस स्थान पर रहा? तो भारत जो है ये 36वें स्थान पर रहा। अगला क्वेश्चन है, भारत में पहली डिजिटल लोक अदालत की शुरुआत किस राज्य ने की? तो राजस्थान इसका करेक्ट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में श्रीलंका के नए राष्ट्रपति कौन बने? तो रानिल विक्रमसिंघे ये जो है श्रीलंका के नए राष्ट्रपति बने। अगला क्वेश्चन है, प्रसिद्ध कलाकार अच्युतन पुदल्लूर का कितनी वर्ष की उम्र में निधन हो गया? तो 77 वर्ष की उम्र में इनका निधन हो गया है। अगला क्वेश्चन है, विश्व शतरंज दिवस कब मनाया जाता है? तो ध्यान रखेंगे 20 जुलाई को विश्व शतरंज दिवस मनाया जाता है। अगला क्वेश्चन है, पश्चिम बंगाल के राज्यपाल पद का अतिरिक्त प्रभार किसे सौंपा गया? तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो है ऑप्शन नंबर सी, ला गणेशन को। तो दोस्तों, ये कल के क्वेश्चंस थे जिसका हमने रिवीजन किया। अब हम शुरू करते हैं आज का सेशन। आज का पहला क्वेश्चन है, इजराइल के सहयोग से उत्तर प्रदेश की किस नदी का पुनरुद्धार किया जाएगा? इसका जो करेक्ट आंसर है वो है ऑप्शन नंबर सी, वरुणा नदी का। दोस्तों, वाराणसी में गंगा की जो सहायक नदी है, कौन सी नदी है? वरुणा। जो वरुणा नदी है इसके पुनरुद्धार के लिए जो है इजराइल मॉडल अपनाया जाएगा। भारत एवं इजराइल सरकारों के बीच वर्ष 2016 में जल संसाधन संरक्षण समझौते के तहत इजराइल की टीम ने 3 दिनों तक दौरा किया इस नदी का और बुधवार को अपनी योजना का खाका साझा किया। ठीक, ध्यान रखेंगे, इजराइल मॉडल अपनाया जाएगा इस नदी के पुनरुद्धार के लिए। कौन सी नदी है? तो ध्यान रखेंगे वरुणा नदी है। इजराइल दूतावास के वाटर अटैची डॉक्टर लियार असफ व वरिष्ठ जल संसाधन विशेषज्ञ नीरज गहलावत ने बताया कि जिस तरह इजराइल की जो नदियां हैं कई सारी, जैसे यारकन नदी होगी, जार्डन नदी है, मेसम नदी है, नहल नदी, तो ये जो सारी नदियां हैं इनको पुनर्जीवित किया गया। उसी प्रकार जो है जो भारत की जो वरुणा नदी है इसे भी जो है ठीक किया जाएगा। अब दोस्तों, यहाँ पर आपको कुछ समझना है। जैसे जो वाराणसी की वरुणा नदी है, तो यहाँ पर समस्या क्या है दोस्तों? ये जो वाराणसी की जो सहायक नदी है वरुणा, जब ये वाराणसी में प्रवेश करती है तो यहाँ पर क्या है, कई सारे जो छोटे नाले हैं वो इस नदी से जुड़ जाते हैं। ऐसे में जो नदी है इसका पानी प्रदूषित होता है और इसके साथ ही इसका एक और बड़ा कारण है इसके प्रदूषण का। बड़ा कारण है वो क्या है? तो दोस्तों, वो है मोरवा नदी। अब ये जो मोरवा नदी है वो क्यों है? तो इसलिए क्योंकि भदोही में जो वस्त्र उद्योग है तो उसका जो केमिकल युक्त पानी है, जो दूषित पानी है, वो जो है इस नदी के माध्यम से वरुणा नदी में मिल जाता है। तो इसकी वजह से जो वरुणा नदी है इसका पानी जो है वो बहुत ही ज़्यादा प्रदूषित हो जाता है। अब दोस्तों, यहाँ पर क्या है कि जो इजराइल मॉडल है इसको अपनाया जाएगा और जो वरुणा नदी है इसका पुनरुद्धार किया जाएगा। अब इजराइल मॉडल है क्या? तो इजराइल मॉडल को समझते हैं थोड़ा।
तो दोस्तों जो इजराइल मॉडल है इसमें क्या होता है कि नदी की प्रत्येक बूंद का 2 बार उपयोग किया जाता है। वहाँ पर जो है 95% जो मल जल है उसका शोधन किया जाता है। इसके साथ ही जो 90% पानी है इसका दोबारा उपयोग किया जाएगा, किसमें? सिंचाई और उद्योग में किया जाता है। ठीक है, तो ये चीज़ है जो इजराइल मॉडल है। और दोस्तों जो इजराइल मॉडल है इसके तहत नदी की सामाजिक संरचना तैयार कर इससे आय करने वाले जो सफाई दूत होंगे उन्हें जो है इसकी जिम्मेदारी सौंपी जाएगी, यानी एक टीम बनाई जाएगी, ये आप समझ सकते हैं। और इसके साथ ही जो नदी का जल है उसके स्रोत को भी विकसित किया जाएगा इसी इजराइल मॉडल में, ये सारी बातें। तो ये इजराइल मॉडल है और जो पानी का शोधन है उसे भी दोबारा करना होगा और फिर से उसका जो है उपयोग किया जाएगा। तो ये इजराइल मॉडल है। और दोस्तों इजराइल की अगर बात करें तो यहाँ 40 साल पहले जो नदियाँ थीं, जो सारी आपको यहाँ पर नदियाँ देखी, जैसे यारकन नदी है, जार्डन नदी है, मेसम नदी है, नहल नदी है और इसके साथ ही कई सारी नदियाँ थीं। तो 40 साल पहले उनकी जो स्थिति है वो जो वरुणा नदी है इससे भी कहीं ज़्यादा बदतर थी, लेकिन वो जो है इसी मॉडल के आधार पर उनका पुनरुद्धार किया गया और आज की स्थिति में देखा जाए तो वो स्वच्छ नदियों की गिनती में आती हैं। तो इसी तरह से उत्तर प्रदेश में जो वरुणा नदी है इसे भी जो है स्वच्छ किया जाएगा। तो ध्यान रखेंगे आप कौन सी नदी है, वरुणा नदी। अगला क्वेश्चन है, शहीद अशफाक उल्लाह खां प्राणी उद्यान में प्रदेश के राजकीय पक्षी सारस के लिए कितने लाख रुपए से बाड़ा बनाया जाएगा? इसका जो करेक्ट आंसर है वो है ऑप्शन नंबर डी, 25 लाख रुपए से। 20 जुलाई 2022 को उत्तर प्रदेश के वन एवं पर्यावरण विभाग के अपर मुख्य सचिव जो मनोज सिंह हैं, इनकी अध्यक्षता में एक बैठक हुई। कौन सी समिति थी? तो शहीद अशफाक उल्लाह खां प्राणी उद्यान समिति, ये एक बैठक थी। तो इसी बैठक में जो है एक सारस के लिए बाड़ा और स्टफ वाइल्ड एनिमल म्यूजियम बनाने का निर्णय लिया गया। अब दोस्तों ये जो बाड़ा है ये कितने रुपए से बनाया जाएगा? तो 25 लाख रुपए से ये बाड़ा बनाया जाएगा सारस के लिए। रेस्क्यू किए गए सारस को चिड़ियाघर में रखा जाएगा। इसके अलावा 25 लाख रुपए की लागत से इंटरप्रिटेशन सेंटर के विकास को भी मंजूरी दी गई, जहां पर अन्य कार्यों के साथ स्टफ वाइल्ड एनिमल म्यूजियम का निर्माण किया जाएगा। तो अभी दोस्तों ये काफ़ी चर्चा में है कि उत्तर प्रदेश में जो है जो शहीद अशफाक उल्लाह खां प्राणी उद्यान है यहाँ पर जो है 25 लाख रुपए से सारस के लिए बाड़ा बनाया जाएगा। तो ध्यान रखेंगे आप, अगर आपसे पूछ लिया जाए कि 25 लाख रुपए से किस राष्ट्रीय उद्यान में जो है प्राणी उद्यान में आपका जो सारस है उसके लिए बाड़ा बनाया गया, तो आप ध्यान रखेंगे शहीद अशफाक उल्लाह खां प्राणी उद्यान। अगला क्वेश्चन है, केंद्र सरकार की स्मार्ट सिटी योजना के तहत फंड के उपयोग में उत्तर प्रदेश किस स्थान पर है? तो उत्तर प्रदेश जो है इसमें दूसरे स्थान पर है। सरकार की प्रमुख स्मार्ट सिटी मिशन के तहत धन के उपयोग में तमिलनाडु राज्यों की सूची में सबसे ऊपर है। ध्यान रखेंगे तमिलनाडु जो है ये शीर्ष स्थान पर है और इसके बाद अगर बात की जाए जो हमारा उत्तर प्रदेश है ये दूसरे स्थान पर आता है। दोस्तों जो तमिलनाडु है इसने केंद्र द्वारा जारी 4,333 करोड़ रुपए में 3,932 करोड़ रुपए खर्च किए। वहीं जो उत्तर प्रदेश है इसे 3,142 करोड़ रुपए जो है केंद्र से जारी किए गए और उसमें उत्तर प्रदेश ने 2,699 करोड़ रुपए खर्च किए। 8 जुलाई 2022 तक केंद्र ने 100 स्मार्ट शहरों के लिए 30,751.41 करोड़ रुपए जारी किए, जिसमें से 27,610.34 करोड़ रुपए यानी कि 90% का उपयोग जो है किया जा चुका है। तो यहाँ से दोस्तों आपको यही ध्यान रखना है कि अगर आपसे पूछा जाता है कि सरकार की प्रमुख स्मार्ट सिटी मिशन के तहत धन के उपयोग में कौन सा राज्य जो है शीर्ष स्थान पर है, तो आंसर आपका हो जाएगा तमिलनाडु और जो हमारा उत्तर प्रदेश है ये दूसरे स्थान पर है। दोस्तों जो केंद्र सरकार द्वारा स्मार्ट सिटीज़ मिशन शुरू किया गया था वो कब लॉन्च किया गया था? तो वो आपको ध्यान रखना है 25 जून 2015 को। ठीक, ध्यान रखेंगे 25 जून 2015 को जो है स्मार्ट सिटीज़ मिशन लॉन्च किया गया था और जनवरी 2016 से जून 2018 तक 4 राउंड की जो प्रतियोगिता है उसके माध्यम से 100 स्मार्ट शहरों का चयन किया गया। अगला क्वेश्चन है, हेनले पासपोर्ट इंडेक्स 2022 के अनुसार किस देश का पासपोर्ट दुनिया का सबसे शक्तिशाली पासपोर्ट है? मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये आपका, इसे आप जो है स्टार लगाएंगे और इसे नोट भी करेंगे। तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो है ऑप्शन नंबर डी, जापान। दोस्तों हेनले पासपोर्ट इंडेक्स 2022 अभी जारी किया गया
और ये जो इंडेक्स है इसके माध्यम से दुनिया के सबसे शक्तिशाली पासपोर्ट की सूची जारी की जाती है। अब अगर बात की जाए कि दुनिया का जो सबसे शक्तिशाली पासपोर्ट है वो किस देश का है, तो आपको ध्यान रखना है जापान। जापान जो है ये पहले नंबर पर आ जाता है, दुनिया का सबसे शक्तिशाली पासपोर्ट है। दूसरे नंबर पर आपका है सिंगापुर और तीसरे नंबर पर आता है दक्षिण कोरिया। दोस्तों वहीं अगर बात की जाए भारत की कि भारत का जो पासपोर्ट है इस सूची में वो किस स्थान पर रहा, तो भारत जो है 87वें स्थान पर रहा, यानी दुनिया का 87वां नंबर पर भारत आता है शक्तिशाली पासपोर्ट की सूची में। इमिग्रेशन कंसल्टेंसी हेनले एंड पार्टनर्स के नवीनतम हेनले पासपोर्ट इंडेक्स के अनुसार ये जो है आंकड़े बताए गए, ये भी ध्यान रखना है। दोस्तों अब यहाँ पर बात की जाए कि जो हेनले पासपोर्ट इंडेक्स है 2022, तो इसमें सबसे खराब पासपोर्ट जो है वो किस देश का है, तो अफगानिस्तान जो है सबसे निचले पायदान पर आता है, यानी कि सबसे खराब जो पासपोर्ट है वो अफगानिस्तान का माना गया। इसके बाद है इराक और इसके बाद है सीरिया और इसके बाद आता है पाकिस्तान, यानी कि दुनिया का चौथा सबसे खराब पासपोर्ट किस देश का है, तो ये हमारे पड़ोसी देश पाकिस्तान का है। ठीक, ध्यान रखेंगे आप। तो दोस्तों ये सारी रैंकिंग आपको ध्यान रखनी है। ठीक है, जो रैंकिंग है ये दोस्तों कई बार एग्जाम में पूछी जाती है और सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट रैंकिंग होती है, तो ध्यान रखेंगे। अब दोस्तों हेनले पासपोर्ट इंडेक्स है क्या, तो दोस्तों जो हेनले पासपोर्ट इंडेक्स है ये दुनिया के सभी पासपोर्टों को उन गंतव्यों की संख्या के अनुसार स्थान दिया जाता है जहां उनके धारक जो है बिना पूर्व वीज़ा के पहुंच सकते हैं। यानी अगर बात की जाए जैसे 2022 की, तो जापान जो है ये सबसे शक्तिशाली पासपोर्ट रहा जापान का। तो जापान के जो वहाँ के लोग हैं वो कितने देशों में बिना वीज़ा के, बिना पूर्व वीज़ा के जो है जा सकते हैं, तो अगर जापान की बात की जाए तो जापान जो है ये 193 देशों में बिना किसी परेशानी के प्रवेश प्रदान करता है। वहीं जो सिंगापुर है जो कि दूसरे नंबर पर है, तो यहाँ के जो लोग हैं वो 192 देशों में प्रवेश कर सकते हैं। और अगर अपने भारत की बात की जाए जिसे 87वां स्थान दिया गया है, तो भारत जो है ये कितने देशों में, 67 देशों में पहुँच प्रदान करता है। ठीक, तो यही होता है कि जो हेनले पासपोर्ट इंडेक्स है, जिस देश का जितना शक्तिशाली पासपोर्ट होगा वो उतने ही देशों में जो है बिना किसी समस्या के, बिना पूर्व वीजा के जा सकते हैं। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में भारत के 15वें राष्ट्रपति के रूप में किसे चुना गया। इसका जो करेक्ट आंसर है वो है ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा, द्रौपदी मुर्मू। और यहाँ पर आप इनकी इमेज देख सकते हैं। दोस्तों ये क्वेश्चन भी मोस्ट इंपॉर्टेंट रहेगा, अभी आपको बताएंगे। इसके जो है एक रिकॉर्ड बना है इस क्वेश्चन में। तो क्या है दोस्तों, द्रौपदी मुर्मू को जो है 21 जुलाई 2022 को भारत की 15वीं राष्ट्रपति के रूप में चुना गया। अब दोस्तों यहाँ पर इंपॉर्टेंट बात क्या है, वो ये है कि जो द्रौपदी मुर्मू है ये भारत की पहली आदिवासी महिला राष्ट्रपति बनी है। ठीक, इसके साथ ही ये देश की दूसरी महिला राष्ट्रपति बनी है। ठीक, तो ये आपको दोनों बातें यहाँ से ध्यान रखनी है। अगर पूछा जाता है कि भारत की पहली आदिवासी महिला राष्ट्रपति कौन बनी, द्रौपदी मुर्मू। इसके साथ ही देश की दूसरी महिला राष्ट्रपति कौन बनी, तो आपका द्रौपदी मुर्मू। दोस्तों द्रौपदी मुर्मू का जन्म जो है ये 20 जून को हुआ 1958 में ओडिशा के मयूरभंज जिले के ऊपरबेड़ा गांव में। एक संथाली आदिवासी परिवार है, तो वहाँ पर इनका जन्म हुआ। ठीक, संथाली ये आदिवासी जनजाति है। मुर्मू ने 2015 से 2021 तक झारखंड की नवी राज्यपाल के रूप में भी कार्य किया। वह भारत की पहली महिला आदिवासी राज्यपाल और ओडिशा की पहली महिला आदिवासी नेता बनी जिन्हें भारतीय राज्य के राज्यपाल के रूप में नियुक्त किया गया। ठीक, तो देखिए यहाँ पर भी आपको ये ध्यान रखना है कि आपसे अगर पूछ लिया जाए कि भारत की पहली महिला आदिवासी राज्यपाल कौन बनी, तो भी आपका आंसर हो जाएगा द्रौपदी मुर्मू। और ये कहाँ की राज्यपाल बनी थी, तो झारखंड की ये राज्यपाल बनी थी। 2015 से लेकर के 2021 तक ये राज्यपाल रही, कहाँ की, झारखंड की। ठीक, तो ये बात भी ध्यान रखेंगे। और अभी जो है इन्हें क्या बनाया गया, तो ध्यान रखेंगे राष्ट्रपति पद के लिए जो है इन्हें चुना गया है। अभी जो 15वीं राष्ट्रपति है ये 15वीं राष्ट्रपति के रूप में जो है ये चुनी गई हैं द्रौपदी मुर्मू। नाम ध्यान रखेंगे, मोस्ट इंपॉर्टेंट रहने वाला है। अब दोस्तों कुछ क्वेश्चन जो है वो राष्ट्रपति से रिलेटेड एग्जाम में पूछे जाते हैं। तो कौन कौन से क्वेश्चन है, तो पहला क्वेश्चन, राष्ट्रपति पद का प्रावधान जो भारत का संविधान है उसमें किस अनुच्छेद में है, तो ध्यान रखेंगे 52। ये दोस्तों कई बार पूछा गया है, ध्यान रखेंगे। अगला क्वेश्चन है, राष्ट्रपति बनने की न्यूनतम आयु कितनी होती है, तो 35, यानी कि 35 साल जो है न्यूनतम आयु होती है। भारत के पहले राष्ट्रपति कौन थे, तो राजेंद्र प्रसाद। राजेंद्र प्रसाद जो है ये भारत के पहले राष्ट्रपति थे। अगला क्वेश्चन है, भारत की पहली महिला राष्ट्रपति कौन थी, तो प्रतिभा
प्रतिभा देवी सिंह पाटिल। प्रतिभा देवी सिंह पाटिल जो है ये देश की पहली महिला राष्ट्रपति थी। अगला है, भारत में राष्ट्रपति को शपथ कौन दिलाता है? वेरी इंपॉर्टेंट दोस्तों। तो भारत में राष्ट्रपति को शपथ दिलाते हैं चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया। ध्यान रखेंगे आप, CJI जो है ये शपथ दिलाते हैं भारत के राष्ट्रपति को, यानी कि सुप्रीम कोर्ट के जो मुख्य न्यायाधीश होते हैं वो राष्ट्रपति को शपथ दिलाते हैं। दोस्तों क्वेश्चन के बाद जो आपको इम्पोर्टेंट फैक्ट हम कराते हैं ना, तो वो वेरी इंपॉर्टेंट होते हैं। जैसे आपको हमने कई बार बताया है कि उत्तर प्रदेश के बाद जब हम बताते हैं कि उत्तर प्रदेश के जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, जैसे भारत का पहला, जो देश में पहला अमृत सरोवर बनकर के तैयार हुआ रामपुर में। और दोस्तों ये क्वेश्चन अभी पूछा गया था 3 जुलाई को जो एग्ज़ाम हुआ था आपका बोरिंग टेक्नीशियन का, तो उसमें ये क्वेश्चन पूछा गया था कि देश का पहला अमृत सरोवर कहाँ पर बनकर के तैयार हुआ। तो ये आप समझ सकते हैं, काफ़ी इम्पोर्टेंट है। तो ये सारे क्वेश्चन बाद में जो कराते हैं इनको आप जो है नोट भी करिए और बार बार इसे जो है रिवाइज भी करते रहें। अगला क्वेश्चन है, मुख्यमंत्री उदीयमान खिलाड़ी उन्नयन योजना किस राज्य सरकार ने शुरू की है? तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो है ऑप्शन नंबर ए, उत्तराखंड सरकार ने। दोस्तों उत्तराखंड में मुख्यमंत्री उदीयमान खिलाड़ी उन्नयन योजना का शुभारंभ किया गया। शुभारंभ कब होगा इसका? तो 29 अगस्त 2022 को इसका शुभारंभ होगा। यानी ये जो योजना है इसको अभी तैयार किया गया और 29 अगस्त 2022 को ये शुरू की जाएगी। इसके अंतर्गत हर जिले के 150 बालक और इतनी ही बालिकाओं को प्रत्येक महीने 1500 रुपये की छात्रवृत्ति दी जाएगी। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी इसका शुभारंभ करेंगे। खेल मंत्री ने कहा कि 29 अगस्त को खेल दिवस के अवसर पर 8 से 14 साल के बच्चों को खेल छात्रवृत्ति दी जाएगी। तो ध्यान रखेंगे, अगर आपसे पूछ लिया जाए कि मुख्यमंत्री उदीयमान खिलाड़ी उन्नयन योजना ये किस राज्य से संबंधित है, तो आपका आंसर हो जाएगा उत्तराखंड। अब दोस्तों उत्तराखंड से संबंधित कुछ क्वेश्चन देखते हैं इंपॉर्टेंट, जो कि एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है। तो यहाँ पर देखेंगे पहला क्वेश्चन, स्वास्थ्य सेवा क्षेत्र में ड्रोन लॉन्च करने वाला पहला भारतीय राज्य कौन सा है? तो आपका आंसर हो जाएगा यहाँ पर उत्तराखंड। ध्यान रखेंगे, उत्तराखंड जो है ये आपका आंसर हो जाएगा। अगला है, पहला वन चिकित्सा केंद्र किस राज्य में खोला गया? तो भी आपका आंसर हो जाएगा क्या? उत्तराखंड। ध्यान रखेंगे उत्तराखंड। नई शिक्षा नीति लागू करने वाला देश का पहला राज्य आपका उत्तराखंड हो जाएगा। और देश का पहला लिक्विड मिरर टेलीस्कोप कहाँ पर स्थापित हुआ? तो ध्यान रखेंगे उत्तराखंड में हुआ है, लेकिन कहाँ पर हुआ है? तो देवस्थल पहाड़ी पर। ध्यान रखेंगे देवस्थल पहाड़ी पर जो है ये स्थापित हुआ है उत्तराखंड में। भारत का सबसे ऊंचा बांध कौन सा है? तो दोस्तों भारत का जो सबसे ऊंचा बांध है वो है टिहरी बांध। कौन सा है? टिहरी बांध जो है ये भारत का सबसे ऊंचा बांध है। और ये किस नदी पर है? ये भी इम्पॉर्टेंट है, तो ध्यान रखेंगे भागीरथी नदी पर ये स्थित है। भारत का सबसे पुराना राष्ट्रीय उद्यान कौन सा है? तो याद होगा आपको जिम कॉर्बेट जो है ये भारत का सबसे पुराना राष्ट्रीय उद्यान है, लेकिन अभी जो है इसका नाम बदला गया और वर्तमान में इसका नाम क्या है? तो ध्यान रखेंगे रामगंगा। रामगंगा नेशनल पार्क जो है इसका नाम अभी हो चुका है। ठीक, तो ध्यान रखेंगे भारत का सबसे पुराना राष्ट्रीय उद्यान रामगंगा। और अगर आप ये पूछ लिया जाए कि जो अभी वर्तमान में रामगंगा नेशनल पार्क है इसका पुराना नाम क्या था? तो जिम कॉर्बेट। हिम प्रहरी योजना ये कहाँ से संबंधित है? तो उत्तराखंड से ही ये संबंधित है। ध्यान रखेंगे आप उत्तराखंड। और अगला क्वेश्चन है कि चारधाम परियोजना, तो ये भी आपकी उत्तराखंड से ही संबंधित है। तो ध्यान रखेंगे ये सारे क्वेश्चन आपके उत्तराखंड से रिलेटेड हैं। अगला क्वेश्चन है, किस देश के क्रिकेटर तमीम इकबाल ने T20 इंटरनेशनल से संन्यास की घोषणा की? इसका जो करेक्ट आंसर है वो है ऑप्शन नंबर बी, बांग्लादेश के। दोस्तों बांग्लादेश के जो एक दिवसीय कप्तान है तमीम इकबाल, इन्होंने जो है T20 इंटरनेशनल से संन्यास की घोषणा कर दी। और उनका जो फैसला है वो 3 मैचों की एक दिवसीय श्रृंखला में वेस्ट इंडीज़ को 3-0 से हराने के तुरंत बाद आया। उन्होंने अपना आखिरी जो T20 अंतर्राष्ट्रीय मैच है वो 2020 में खेला था। 33 वर्षीय ने 78 T20 अंतर्राष्ट्रीय मैच खेले, जिसमें 24.08 पर 1758 रन बनाए। तमीम जो इकबाल हैं इन्होंने टेस्ट में 5082 रन बनाए और एक दिवसीय मैचों में 7943 रन बनाकर बांग्लादेश से बाहर आने वाले सर्वश्रेष्ठ सलामी बल्लेबाजों में से एक है। एक यहाँ पर ये पॉइंट ध्यान रखेंगे कि जो तमीम इकबाल हैं ये T20 अंतर्राष्ट्रीय में शतक लगाने वाले बांग्लादेश के एकमात्र बल्लेबाज हैं। तो ध्यान रखेंगे
क्वेश्चन अगर आपसे पूछा जाता है कि हाल ही में तमीम इकबाल जिन्होंने T20 इंटरनेशनल से जो है संन्यास लेने की घोषणा की, किस देश के ये खिलाड़ी हैं, तो बांग्लादेश आपका आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है किसके द्वारा लिखित पुस्तक बियॉन्ड द मिस्टी वेल का उत्तराखंड के मुख्यमंत्री ने विमोचन किया। इसका जो करेक्ट आंसर है वो है ऑप्शन नंबर ए, आराधना जौहरी के द्वारा। दोस्तों आराधना जौहरी के द्वारा जो एक लिखित पुस्तक है बियॉन्ड द मिस्टी वेल, इसका जो है विमोचन उत्तराखंड में किया गया है। किसने किया है, तो जो उत्तराखंड के मुख्यमंत्री हैं पुष्कर सिंह धामी, इन्होंने जो है इस पुस्तक का विमोचन किया है। यह पुस्तक देश विदेश में उत्तराखंड के दिव्य मंदिरों के प्रमाणिक परिचय के रूप में जानी जाएगी। पूर्व IAS अधिकारी आराधना जौहरी, जिन्होंने पहले नैनीताल के जिलाधिकारी के रूप में कार्य किया था। तो ध्यान रखेंगे जो सुश्री आराधना जौहरी हैं, ये एक पूर्व क्या हैं, ये एक पूर्व IAS अधिकारी हैं जिन्होंने नैनीताल के जिला अधिकारी यानी कि डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट के रूप में कार्य किया। अब दोस्तों ये जो पुस्तक है कौन सी, बियॉन्ड द मिस्टी वेल टेम्पल्स ऑफ उत्तराखंड, ये जो पुस्तक है तो ये किस पर आधारित पुस्तक है, तो ये जो पुस्तक है तो उत्तराखंड में जो मंदिर हैं, इसके अलावा जो उत्तराखंड के तीर्थ स्थल हैं, इसके बारे में जो है ये पुस्तक जानकारी देगी। और इसके साथ ही ये जो पुस्तक है इसके माध्यम से उत्तराखंड में टूरिज्म को भी बढ़ावा मिलेगा। और इसके साथ ही जो पुस्तक है ये उत्तराखंड की मंदिर हैं जैसे, तो उनके महत्व और उनसे जुड़ी कहानियों के बारे में भी बात करती है। इससे प्रदेश के जो विभिन्न क्षेत्रों में आने वाले प्रमुख मंदिर हैं उनको जो है इसके माध्यम से लोगों तक पहुंचाया जाएगा। तो ये आप यहाँ पर ध्यान रखेंगे कि ये जो पुस्तक है बियॉन्ड द मिस्टी वेल टेम्पल टेल्स ऑफ उत्तराखंड, इसका विमोचन किसने किया, तो पुष्कर सिंह धामी जो कि मुख्यमंत्री हैं। और इसके किसके द्वारा लिखित है, तो सुश्री आराधना जौहरी के द्वारा ये लिखित है। अगला क्वेश्चन है हाल ही में भारत का पहला 100% लैंडलॉर्ड मॉडल वाला बंदरगाह कौन बना, तो जवाहरलाल नेहरू बंदरगाह। जवाहरलाल नेहरू बंदरगाह जो है ये 100% लैंडलॉर्ड वाला देश का पहला बंदरगाह बन गया। इसमें सभी गोदियों का संचालन PPP प्रणाली से हो रहा है और बंदरगाह की अवसंरचना पर प्राधिकरण का 100% मालिकाना हक रहेगा और उसी की नियमों का पालन होगा। JNP देश का अग्रणी कंटेनर बंदरगाह है, यानी कि जवाहरलाल नेहरू ये जो है अग्रणी कंटेनर बंदरगाह है तथा विश्व की 100 बंदरगाहों में ये 26वें नंबर पर आता है, जैसा कि लॉयड लिस्ट टॉप 100 पोर्ट्स 2021 रिपोर्ट में बताया गया। तो दोस्तों अभी ध्यान रखेंगे कि देश का 100% लैंडलॉर्ड वाला जो बंदरगाह है वो कौन सा बन गया है, तो जवाहरलाल नेहरू बंदरगाह बन गया। यानी इसे आप यहाँ से इस तरह से समझ सकते हैं कि पूरी तरह से प्राइवेट बंदरगाह, यानी कि प्राइवेट तौर पर जो है दिया जा रहा है। तो जो पूरी तरह से प्राइवेट तौर पर जो है किस बंदरगाह को भी दिया गया, तो जवाहरलाल नेहरू बंदरगाह है, ये जो पूरी तरह से प्राइवेट हो चुका है। ठीक है, यानी यहाँ पर जो कंपनी होगी, जो प्राधिकरण होगा, उसका 100% इस पर मालिकाना हक रहेगा और वो अपने हिसाब से जो है यहाँ पर नियम बनाएगा और उसका पालन जो है सभी को करना रहेगा। तो ध्यान रखेंगे 100% लैंडलॉर्ड वाला देश का पहला बंदरगाह जवाहरलाल नेहरू बंदरगाह। अगला क्वेश्चन है 13वीं पीटर्सबर्ग जलवायु वार्ता किस देश में शुरू हुई, इसका जो करेक्ट आंसर है वो है ऑप्शन नंबर सी, जर्मनी। 13वीं पीटर्सबर्ग जलवायु वार्ता जो ये बर्लिन जर्मनी में शुरू हुई। 2 दिवसीय अनौपचारिक मंत्री स्तरीय बैठक की अध्यक्षता जर्मनी और मिस्र कर रहे हैं, जो इस वर्ष की वार्षिक जलवायु बैठक COP27 के मेजबान हैं। अनौपचारिक मंत्री स्तरीय बैठक में आम सहमति बनाने का प्रस्ताव है और COP27 के मुख्य लक्ष्य जलवायु कार्यवाही के कार्यान्वयन में सुधार लाने के उद्देश्य से मतभेदों को हल करने के लिए राजनीतिक दिशा प्रदान करना है। तो ध्यान रखेंगे 13वीं जो पीटर्सबर्ग जलवायु वार्ता है ये कहाँ पर शुरू हुई, तो बर्लिन जर्मनी में। तो दोस्तों ये थे 22 जुलाई से संबंधित उत्तर प्रदेश के सभी एग्जाम्स के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट करंट अफेयर के क्वेश्चन जो कि हमने डिस्कस किए। अब हम देखते हैं कल की वीडियो को क्वेश्चन जो हमने आपसे पूछा था। तो ये रहा कल का क्वेश्चन, सीवर सेप्टिक टैंक की सफाई के लिए सरकार ने किस योजना को तैयार किया, तो इसका जो करेक्ट आंसर था वो ऑप्शन नंबर बी था, नमस्ते। और लगभग सभी स्टूडेंट्स ने इसके सही जवाब किए। तो ये रहा आज का क्वेश्चन, इसका जवाब आपको देना है 2028 ग्रीष्मकालीन ओलंपिक खेलों की मेजबानी किस देश द्वारा की जाएगी, इसका जो भी करेक्ट आंसर है वो आपको कमेंट बॉक्स में बताना है। तो दोस्तों आज का वीडियो कैसा लगा, अगर वीडियो पसंद आया है तो वीडियो को लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और अगर अभी तक हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।
साथ ही बेल आइकन को भी प्रेस करें ताकि टाइम टू टाइम नोटिफिकेशन आप तक पहुंचता रहे। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।